नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जिनसे आप बचकर रहें। इसके अलावा हम दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए खास इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं और आज हम आपके लिए एक ऐसी वास्तविकता लेकर आ रहे हैं जो चौंकाने वाली है। दरअसल भारत में पिछले कुछ समय से, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, हर रोज 90,000 से ऊपर के ही मामले सामने आ रहे हैं और ये जो मामले हैं लगातार, अगर आप 10 सितंबर से देखें तो 90,000 के पार हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा भी हैं। लेकिन ये वो आंकड़े हैं जो रिलीज हो रहे हैं, जो कि लोगों के सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो कि सबके सामने नहीं आ रहे हैं और वो वास्तविक आंकड़े हैं जो कि दिखाते हैं कि 2 लाख से 2.5 लाख प्रतिदिन दरअसल हमारे डेली केसेस हो सकते हैं, यानी कि 2 से 2.5 गुना ज्यादा। इससे भारत में कोरोना की समस्या एक तो बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देती है और साथ ही में दुनिया भर के मुकाबले हम सबसे ज्यादा खतरे में नजर आ रहे हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल हमारे यहाँ जो टेस्टिंग हो रही है वो है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग और RT-PCR की 2 टाइप की टेस्टिंग, जिसमें अब लगातार, जो कि हमने पीछे हफ्ते भी आपको दिखाया था, कि लगातार रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं नीचे का जो कि ऑरेंज कलर की लाइन है वो ऊपर जा रही है और जो RT-PCR टेस्ट है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसे असली टेस्ट माना जाता है, सबसे सही टेस्ट माना जाता है, वो घटती जा रही है और धीरे धीरे दोनों के बीच जो फर्क था वो कम होता जा रहा है। ये एक चिंता की बात है। इसकी वजह से आंकड़ों में फर्क दिख रहा है। क्यों, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल अगर आप जो अब तक अवेलेबल लिटरेचर है उसको देखें तो उसके मुताबिक RT-PCR जब टेस्ट किया जाता है तो वो ज्यादा पॉजिटिविटी रेट देता है, जबकि एंटीजन टेस्ट जब देता है तो वो कम पॉजिटिविटी रेट देता है। क्यों? क्योंकि एंटीजन टेस्ट, माफ कीजिएगा, उसमें फॉल्स नेगेटिव बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव इंसान है उसको भी वो नेगेटिव दिखा देता है। ऐसे में अगर हम 2 शहरों की बात करें या 2 राज्यों की बात करें, दिल्ली और महाराष्ट्र, जहां की टेस्टिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, उनकी टेस्टिंग को देखें तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी रेट एक ही वक्त का दोनों अलग टेस्ट में कितना फर्क है। लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा का फर्क है। तो ये फर्क आपको दिखाता है कि PCR टेस्टिंग कितनी ज्यादा इफेक्टिव है और इसमें कितना ज्यादा सही रेट दिखाई देता है एंटीजन टेस्टिंग के मुकाबले। अब आप देखिए वो राज्य जहां RT-PCR टेस्टिंग खराब तरीके से हो रही है। दरअसल RT-PCR टेस्ट में जो पॉजिटिविटी रेट है वो आप देख सकते हैं कि काफी कम आ रहा है। एंटीजन टेस्टिंग का जो टेस्ट है लगभग उसके आसपास ही आ रहा है, जो कि मुमकिन नहीं है। ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि अगर आप सही तरीके से प्रॉपर स्किल के साथ RT-PCR टेस्ट करते हैं तो आपका फर्क एंटीजन टेस्टिंग के मुकाबले पॉजिटिविटी का कम से कम 2-2.5 गुना का है। तो फिर इन राज्यों में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फर्क इतना कम क्यों है? तो सवाल उठ रहे हैं, क्या सही तरीके से RT-PCR टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये असर हो रहा है? और हैरानी की बात यह भी है कि भारत में दोनों ही तरह के टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट का औसत करीब एक बराबर है। ये आप देखिए, ये 10 सितंबर तक के आंकड़े हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट चाहे PCR हो या एंटीजन टेस्ट है, सिर्फ 9% और 7%, ज्यादा फर्क नहीं है। जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सही तरीके से PCR टेस्ट किया जाए तो ये कम से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा एंटीजन टेस्टिंग से पॉजिटिविटी टेस्ट देता। तो ऐसे में सवाल उठने लग गए हैं कि क्या कहीं ना कहीं हमारे देश के जो असली आंकड़े हैं वो सही तरीके से सामने नहीं आ रहे और सही आंकड़ा, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, 2 से 2.5 लाख केस प्रतिदिन का हो सकता है। ये चिंता सताने लगी है लोगों को। चलिए इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रचना कुचेरिया हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि फिजिशियन है, साथ में फाउंडर हैं डॉक्चीनी टेलीमेडिसिन की। डॉक्टर कुचेरिया, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थोड़ी चिंता की बात इसमें आ जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये 2 टेस्ट, जो कि अगर आप परफेक्ट कंडीशंस में देखें, सही तरीके से सैंपल लें, सही तरीके से कंडक्ट करें, तो आपस में इन दोनों के जो पॉजिटिविटी के रिजल्ट आते हैं वो बहुत अलग आते हैं। तो फिर हिंदुस्तान में कैसे हो सकता है कि पॉजिटिविटी 7%, 9% की ही दोनों में ही आ रही हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने जो एक शब्द कहा कि ढंग से करा जाए, मैं उसी फ्रेज पे जरा थोड़ा और इलैबोरेट, थोड़ा और विस्तार में बताना चाहूंगी
और आपने ये आंकड़े भी बिल्कुल सही बताए जो कि डेटा कलेक्ट किया गया है, मैंने भी ये एनडीटीवी की रिपोर्ट देखी है। और काफी ये प्रॉब्लम वाली बात है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल उलट दिखाई दे रहा है। अब स्टेट नेमिंग की बात नहीं है, बट जैसे उड़ीसा में 1% पॉजिटिविटी पीसीआर की, ये डेटा तो सही है, और 15% आरएटी टेस्ट की। तो एज अ साइंटिस्ट, एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, दिमाग में ये क्वेश्चन तो उठता ही है कि ये कैसे हो रहा है। तो कुछ इसके कारण हो सकते हैं, मैं आपको बताने की, डिटेल करने की कोशिश करती हूँ। तो शुरुआत में सबसे पहले टेस्टिंग स्ट्रैटेजी किसकी है, किसको आप टेस्ट कर रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक्स को भी कर रहे हैं या सिर्फ अक्यूट केसेस को, जिनको प्रॉब्लम है या ज्यादा प्रॉब्लम है उन्हीं को। नंबर 2, टेस्टिंग टेक्निक की जो बात आती है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो बहुत ध्यान से करने हैं। तो कलेक्शन से लेके जो कि डीप नेजल, मतलब नाक के अंदर बिल्कुल डीप नेजल स्वाब है, उसको लेना है। कई बार मैं प्रैक्टिसिंग फिजिशियन भी हूँ, कोलीग्स ये बता रहे हैं कि ढंग से नहीं, थोड़ा सुपरफिशियल भी लिया जाता है, तो सैंपल कलेक्शन की इश्यू हो गई। अब वो सैंपल कलेक्ट किया गया तो उसमें रिएजेंट मिलता है, कितनी बूंदे जाती हैं, कितने देर बाद जाती है, और कितनी उसको रैपिड को या दूसरे को कैसे उसको रीड किया जाता है। फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, जैसे कि आरटीपीसीआर की है, किस टेम्परेचर में वो ट्रांसपोर्ट होना है, कितनी देर के अंदर अंदर उसकी एनालिसिस शुरू हो जानी चाहिए, नहीं तो जो मटेरियल है, आरएनए मटेरियल है जो हम टेस्ट करने वाले हैं, उसकी डिग्रेडेशन चालू हो जाती है। तो ये टेस्टिंग में तो बहुत सारे, जिसे कहते हैं, बारीकियां हैं, और उनको बहुत ही ध्यान से करना है। फील्ड में ट्रेनिंग, लेबोरेटरीज में ट्रेनिंग, मशीन की डेली जो क्वालिटी अश्योरेंस है वो करनी है। ये कुछ टेस्टिंग के मुद्दे हैं, और जैसे हम और बात करते हैं, मैं आपको एक आध और भी इसके बारे में डिटेल बताना चाहूंगी। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी थोड़ा वक्त कम है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसके बाद वैक्सीन और दूसरे मुद्दों पर भी सवाल हैं हमारे व्यूअर्स के, तभी भी हम इस चर्चा को कर लेंगे। चलिए अभी फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। उधर एक और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये डॉक्टर खुद कोरोना वायरस से ग्रसित हुए, ये लोगों की सेवा करते हुए खुद मरीज बन गए, आईसीयू पहुंच गए, और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जलील पारकर हैं, लीलावती अस्पताल मुंबई से, बहुत बड़ा अस्पताल है। डॉक्टर, आपकी आप बीती कैसी रही, कैसा रहा ये कोरोना का अनुभव? जब मुझे कोविड हुआ, मुझे तो पहले मैंने सोचा कि मैं कोविड के ऊपर हावी हो जाऊंगा, तो मैंने घर पर दवाएं शुरू कर ली मेरे खुद के लिए, और मैंने आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह ली थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि एक दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं होश में रह के थोड़ा बेहोशी के हाल में जैसे जा रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी वक्त है और मुझे जाना चाहिए। तो मैंने हॉस्पिटल में मेरे कलीग को बात की, और मैं डॉक्टर शशांक जोशी और मिस्टर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है अजय पांडे, उनसे बात किया, और मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कुछ मत करो, मैं अभी 5 मिनट में एम्बुलेंस भेजता हूँ, तुम घर पे हॉस्पिटल में आ जाओ। तो जब मैं हॉस्पिटल में गया, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं पजामा में था, शॉर्ट्स में था, या कपड़े पहना था कि नहीं। फिर मुझे अंदर ले जाके सीटी स्कैन वगैरह हो गया, कोविड तो पता चला। मैं आईसीयू में चला गया। आईसीयू में जाते ही मेरे कलीग्स को मैंने कहा कि भाई मुझे ये इंजेक्शन दे देना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। एंड इट इज लाइक गोइंग इनटू अ टनल वेयर देयर इज डार्कनेस एंड डार्कनेस एंड डार्कनेस। That is the feeling you get. Anyhow, I went and I was हालात ऐसे होते हैं कि आपको हर चीज याद आती है, और आपको लगता है कि या तो इससे आपको लड़ना है, या फिर भगवान का नाम लेके ऊपर जाना है। तो रात बड़ी तकलीफदायक रही। ऑक्सीजन मेरा कम था, और मैं होश में आ रहा था, फिर बेहोशी के हालत में। और मैंने मेरे नर्सेज वगैरह से कहा था कि तुमको जो करना है मुझसे कर लो, मुझे पूछना भी नहीं, क्योंकि मुझ में वो ताकत भी नहीं थी, ना वो होश था। तो लोग बेचारे मुझे आके जो भी दवाइयों का उपचार करना था वो कर रहे थे। सुबह में जब उठा दूसरे दिन, तो देखा तो मेरी बीवी मेरे बाजू में, मेरी पत्नी मेरे बाजू में। उसको देख के तो मैं काफी डर गया। मैं बोला अब इसको भी हो गया है। और मैं सोचने लगा कि अब तो मुझे जीना तो है ही, क्योंकि इसको बचाना तो है कैसे भी। और फिर धीरे धीरे काफी कुछ ख्यालात दिमाग में आने लगते हैं, दोस्त याद आते हैं,
फैमिली याद आती है, बच्चे याद आते हैं, हर कोई याद आता है। तुम्हारा बचपना याद आता है, कॉलेज के दिन भी याद आते हैं। और ये सब सोचते सोचते ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई चीज मायने नहीं रखती। सेहत, हेल्थ, ये मायने नहीं रखती, पैसा मायने नहीं रखता, कोई चीज मायने नहीं रखती। और जब मैं कोविड से बाहर आया तो मैंने उसके बाद मुझे पता चलने लगा कि मेरे दोस्तों ने रात भर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मेरे कलीग्स, इन लोग ने क्या क्या कष्ट उठाए हमारे लिए दवाइयाँ अवेलेबल करने के लिए, क्या नहीं किया उन्होंने। तो मैं उन सब का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सारी मदद की। और उसमें तो बहुत सारे डॉक्टर्स का ये था, एक डॉक्टर डांगे थे, डॉक्टर शशांक जोशी, डॉक्टर आसिफ भोजानी, डॉक्टर अनूप रमानी, डॉक्टर पंकज पटेल, डॉक्टर दत्तू कुलकर्णी, डॉक्टर राहुल सेठ, इन लोग ने, नितिन गोखले, बहुत कष्ट उठाए इन लोग ने। और इन्होंने इतनी मेरी मदद की कि मुझे लगता है मैं जिंदगी भर उनका आभारी रहूंगा और कभी मैं उसको रीपे भी नहीं कर पाऊंगा। अजय पांडे उस रोज जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो एम्बुलेंस नहीं भेजते या थोड़ा भी देरी हो जाती एम्बुलेंस में तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं रहता आपसे बात करने के लिए। अब सवाल उस वक्त ये भी आया था कि मेरा बेटा तो मुझे मिल नहीं पा रहा था। मेरा बेटा था ट्राइडेंट होटल में और वो वहाँ 3 महीने से अटका था। आप सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि माँ बाप दोनों हॉस्पिटल में थे। और इसीलिए मुझे, और मेरे पिताजी जो हैं वो 95 इयर्स के हैं। मेरे दोनों भाई, एक अमेरिका एक वैंकूवर में। तो करता क्या मैं, तो ये दोस्त लोग जो रहते हैं ये लोग बहुत मदद करते हैं। और मुझे लगता है हर मरीज की, हर लोगों को जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, जो भी किया है, छोटे हिसाब से किया हो, सब ने मेरे लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं की। और मुझे लगता है उसी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। बिल्कुल डॉक्टर जलील, दवा और दुआ दोनों ही आपके लिए काम आई। उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत बनी रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार बताएंगे पोस्ट कोविड मरीजों के लिए क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रोटोकॉल। साथ ही जानिए अपने भेजे हुए सवालों के जवाब डॉक्टर कुचेरिया के साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर रचना कुचेरिया मौजूद हैं। पहला सवाल डॉक्टर कुचेरिया जैन अब्बास का है, जौनपुर से। मेरा सवाल ये है कि भारत में जो वैक्सीन बन रही है वो यूके और यूएस जितनी डिपेंडेबल होगी? तो थोड़ी चिंताएं, जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि अगर इंडिया की जो वैक्सीन है उसको लेकर के लोग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी जहन, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हिंदुस्तान में वैक्सीन बन रही है या जो बाहर के देशों की वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही है, मेरा पूरा विश्वास है कि जो रिगर, जो प्रोटोकॉल एक वैक्सीन को कम्युनिटी में रिलीज करने के लिए करने जाने चाहिए, वो सारे फॉलो होंगे। और आई थिंक हर्षवर्धन जी ने आज इस चीज का और भी आश्वासन दिया है। तो वो जो सारी जो फेज 3 जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है पॉपुलेशन में, क्या उसका प्रभाव हो रहा है, क्या साइड इफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ही मेरा ये विश्वास है कि यहाँ पे भी वही लागू किए जाएंगे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। I'm अना और मेरा क्वेश्चन ये है कि पेट से कोरोना वायरस घर में आ सकते हैं क्या? डॉग्स वगैरह को हम लोग बाहर लेके जाते हैं तो उससे कोई रिस्क तो नहीं है? डॉक्टर। हाँ जी, इसके बारे में WHO और CDC ने दोनों ने ये कहा है कि अगर आपके पास आपके घर में ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क माने जाते हैं, सीनियर सिटीजन या जिनको प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा सा पेट्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि ये डॉग्स में कुछ बहुत रेयर, बहुत कम, मगर देखा गया है कि ये लोग कैरी बैक कर सकते हैं। अगर किसी केस के कांटेक्ट में आते हैं तो कर सकते हैं। इसका मैं ये कहूंगी कि बहुत कॉमन या बहुत प्रेवलेंट नहीं है, बट हाँ इसकी रिपोर्टिंग हुई है। तो सतर्कता बरतना जरूरी है। शुक्रिया डॉक्टर कुचेरिया, आप हमारे साथ जुड़ी और इन सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया।
चलिए, पिछले कुछ समय से ऐसे मामले देखने में सामने आ रहे हैं कि कोरोना ठीक भी हो जाए तो बाद में भी मरीजों को दिक्कतें आती रहती हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए पहली बार औपचारिक सलाह जारी की है। सुनिए क्या है वो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 अगस्त को कोरोना नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हुए, लेकिन थकान और शरीर दर्द की शिकायत के चलते 18 अगस्त को फिर से एम्स में एडमिट हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 26 जून को अस्पताल से कोरोना नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हुए, लेकिन ठीक होने के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की इतनी जरूरत पड़ती रही कि 20 जुलाई से पहले दोबारा काम पर नहीं लौट सके। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी मानता है कि दुनिया भर से ऐसे सबूत निकल कर आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि कोरोना शायद नेगेटिव हो जाने के बाद भी खत्म हो जाने वाली बीमारी ना हो सकता है इसके लक्षण लंबे समय तक नजर आएं। इसे लेकर दुनिया भर में रिसर्च जारी है। उधर देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसके मुताबिक कोरोना से ठीक हो जाने वाले लोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष दवाएं लें, जैसे च्यवनप्राश, मुलेठी पाउडर, हल्दी वाला दूध, आयुष्क्वाथ, अश्वगंधा, आंवला, गिलोय पाउडर। हल्के नमक के पानी से गरारे करें, मेडिटेशन, व्यायाम और प्राणायाम करें। अपने सकारात्मक अनुभव अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। अस्पताल से डिस्चार्ज के 7 दिन के भीतर उसी अस्पताल में फिर से दिखाने जाएं जहां कोरोना के दौरान एडमिट थे। जो लोग होम आइसोलेशन में रहे हों और उनके लक्षण बने हुए हों तो वो पास के अस्पताल में डॉक्टर को दिखाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी सतर्कता और एहतियात बरतें, अपने स्वास्थ्य की खुद निगरानी करें। Emerging evidence across the globe is suggesting that COVID-19 may not be just an acute illness, as was thought initially, but may have some long-term sequelae, particularly among those afflicted with more severe form of the disease. Expert group consultations are already going on to review the emerging evidence and generate our own data on organ system specific to respiratory system, renal system, cardiovascular and gastrointestinal system, sequelae of COVID. कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में सांस लेने में समस्या, ऑक्सीजन की कमी, थकान, बदन दर्द, खांसी और गले में खराश जैसी समस्याएं लगातार देखने को मिल रही हैं। इसे देखते हुए दिल्ली के एम्स और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड क्लिनिक भी बनाए गए हैं। आप ये देखिए कि ये वायरस जनवरी में भारत में आया और अब सितंबर चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ दिनों के अंतराल पर इस वायरस के बारे में हमें हैरान और परेशान करने वाली जानकारी मिलती रहती है। और यकीन मानिए यही इस वायरस के बारे में सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तक भी हम इस वायरस के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वायरस को हम भले ही ना समझे, लेकिन एक बात समझते हैं कि कोरोना योद्धा बहुत कुछ कर रहे हैं और यही वजह है कि सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने आज डूडल के जरिए कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया है। गूगल ने अपने डूडल में डॉक्टर्स, नर्सेज, डिलीवरी स्टाफ, किसान, शिक्षकों, रिसर्चर्स, सफाई कर्मी, दुकानदारों और आपातकालीन सेवा में लगे हर कर्मचारी को शामिल किया है। तो फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।